नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और खास खबर के साथ। उत्तराखंड मानसून सत्र का दूसरा दिन आज है और थोड़ी देर में सदन में पेश होगा अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे। 8 विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे। 5,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। तो आपको बता दें कि मानसून सत्र का दूसरा दिन आज है और गैरसैंण के भराड़ीसैंण में चल रहे उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट समेत 8 विधेयक पेश किए जाएंगे। थोड़ी देर में सदन में पेश होगा अनुपूरक बजट। उत्तराखंड मानसून सत्र का दूसरा दिन आज वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे। पांच 5,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश करेगी धामी सरकार। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट करेंगे पेश। 8 विधेयक आज पेश किए जाएंगे। सत्र के दूसरे दिन पटल पर अनुपूरक बजट का मसौदा रखा जाएगा, जिस पर चर्चा होगी। वहीं सत्र में सबसे महत्वपूर्ण कानून को लेकर भी चर्चा है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे। शाम 8 विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे। तो थोड़ी देर में सदन में पेश होगा अनुपूरक बजट। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन। सत्र के दूसरे दिन पटल पर रखे जाएंगे अनुपूरक बजट का मसौदा। 5,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पढ़ेंगे बजट। पिटारा खुलेगा, जनता को क्या कुछ मिलेगा, ये बड़ा सवाल जनता के जहन में भी, उत्तराखंड की जनता के जहन में ये बड़ा सवाल। 8 विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज बजट पेश किया जाएगा। 5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश होगा। साथ ही साथ सूबे में कानून व्यवस्था पर भी चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दें, उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करेगी। साथ ही दूसरे दिन कुल 8 विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे। सदन की कार्यवाही के दौरान कई मुद्दों पर, कई विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। कई प्रस्ताव और इसी खबर पे अधिक अपडेट के साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। संजय जी, आज जिस तरह से अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, 5,000 करोड़ से भी अधिक का ये बजट है और ऐसे में विपक्ष की ओर से हंगामा भी लगातार किया जा रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर आज बजट में क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस बार जो सत्र है वह सत्र जिन उद्देश्यों को लेकर के इस राज्य का निर्माण हुआ था, जो यहाँ के लोगों की मांग थी, गैरसैंण में सत्र हो रहा है और उस सत्र में आज सत्र का दूसरा दिन है। सत्र में मुख्य रूप से अनुपूरक बजट पे सबकी निगाहें हैं। 4 बजे का समय था कि वित्त मंत्री 4 बजे अनुपूरक बजट सदन में रखेंगे। एक तरफ हम आपको उसकी जानकारी दे रहे हैं, दूसरी तरफ सदन में यह बजट रखा, ये बजट पूरा पेश हो गया होगा या पेश हो रहा होगा। कुछ देर के बाद पूरी डिटेल आ जाएगी, किस
विभाग को कितना बजट दिया गया और किस मद में दिया गया। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण जो आपने एक बात कही कानून व्यवस्था को लेकर के, कांग्रेस पार्टी आज सुबह से हमलावर है। सुबह से वह कानून व्यवस्था को लेकर के, और जो जो दूसरे संस्थान हैं, जिन संस्थानों का के ऊपर आरोप लगते रहे हैं, उन संस्थानों को लेकर के भी सुबह से कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। सदन के बाहर गैरसैंण में भी कांग्रेस के नेता ये प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य उनका जो उद्देश्य है और जो मुख्य फोकस उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर के ही कर रखा है कि बिगड़ती कानून व्यवस्था, और साथ में जिस तरह से पूरे देश में आज कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है, वह प्रदर्शन ये देहरादून और गैरसैंण जैसी जगहों पे भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल। संजय, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ फाइनेंस एक्सपर्ट राजवेंद्र बिष्ट जी भी मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आज जिस तरह से बजट पेश किया जा रहा है, 5,000 करोड़ का ये पूरा बजट है और कई बिल आज रखे जाएंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात जिस तरह से भी संजय जी से भी जिक्र में कर रही थी कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन आप फाइनेंस से आप रिलेटेड है तो उससे ही सवाल मेरा ये होगा कि आपदा को लेकर जिस तरह से बजट आज इस बार सरकार पेश करने वाली है, क्या लग रहा है आपदा से जुड़ी हुई चीजों को दूर करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए क्या तैयारियां सरकार की होनी चाहिए या क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? जहाँ तक ये सप्लीमेंट्री बजट की बात है, ये जनरली क्या होता है कि जब भी जो है पूर्ण बजट, जिसे हम कंप्लीट बजट जब पेश किया जाता है, और आने वाले टाइम पे कभी न कभी जो रिटर्न्स हैं, वो रिटर्न्स मतलब आप समझ लीजिए उसके बाद कुछ बीच में कुछ पैसा ऐसा होता है जिसकी जरूरत पड़ती है, तो उसको जो है सदन में पास कराना होता है। तो जहाँ तक बात है, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हैं कि अभी जो है नेशनल गेम्स होने वाले हैं, जिसमें पहले 250 करोड़ का प्रावधान था। मुझे लगता है कि नेशनल जो गेम्स हैं वो अक्टूबर नवंबर के बाद होने वाले हैं, तो उसके प्रावधान में मुझे लगता है ज्यादा उसमें बजट एलोकेशन की जा सकती है। इसके अलावा जो इस समय बजट जो भी मतलब उत्तराखंड में इस समय जो भी मानसून में काफी सारी सड़कें और जो भी आपदाएं आई हैं, उसमें भी जो है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने काफी काम किया है, लेकिन एसडीआरएफ के पास उतना बजट नहीं है, इसलिए बजट एलोकेशन थोड़ा सा ज्यादा की गई है। लेकिन मुझे लगता है इसके अलावा भी कुछ ऐसे चीजें हैं जिसमें हो सकता है कि कुछ ऐसे खर्चे हैं जो खर्चे का जो प्रावधान जो पहले बजट में कम दिख रहे थे और इस बजट में उनको ज्यादा लगता है कि इस साल कुछ ज्यादा होने वाले हैं, तो उसको अनुपूरक बजट में, सप्लीमेंट्री बजट में लाया जाएगा। अगर आप ये देखें कि टोटल जो बजट जो इस साल का था करीबन 89,230 करोड़ का बजट था, जो कि अगर आप रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं तो 60,552 करोड़ रुपए, अगर रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एलोकेशन है जो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है टैक्स में, वो अलग है। और जो अनुदान है करीबन 19,000 करोड़ का है। 13,637 करोड़ में सेंट्रल टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट का जो दिया जाता है। जो डेट जो है जो लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से करीब 1,660 करोड़ का है। तो करीबन 35,000 करोड़ के आसपास जो है टोटल जो है गवर्नमेंट के पास आएगा। बाकी जो और जो टैक्सेस जो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स हैं वो गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। तो कहीं नहीं लगता है कि उन्होंने जो है इन सब बातों को देखकर जो है प्रावधान किया है। और हो सकता है कुछ इंडस्ट्रीज में या किसी और जगह पे या जो कुछ डिपार्टमेंट है उसमें अगर खर्चे कम है तो खर्चों के प्रावधान के लिए उन्होंने 5,000 करोड़ का बजट को इंक्रीज किया। जी बिल्कुल। संजय, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षतिपूर्ति जो वसूली है उसके समेत आधा दर्जन जो विधेयक है वो सरकार आज सदन में पेश करने वाली है। इसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, उत्तराखंड जब राज्य बना, राज्य 2009 नवंबर 2000 को ये राज्य बना था, और राज्य बनने के बाद बहुत से ऐसे विधेयक हैं जो पूर्व के जो राज्य जैसे उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड बना था, तो उत्तराखंड के जो विधेयक थे वो चलते चले आ रहे थे, जिसमें संशोधन की भी बात है और नया नाम देने की भी बात है, जिसको लेकर के ये आज बजट आज ये सत्र में प्रस्तुत भी किया गया और प्रस्तुत भी होना है। तो ये माना जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने विधेयक थे वह उत्तराखंड के अनुसार बना करके संशोधित किए जाएंगे और इस राज्य के अनुकूल उसको जो परिवर्तन उसमें किया गया है उसकी प्रस्तुति की जाएगी और उसको पास भी कराया जाएगा। महत्वपूर्ण ये भी देखने को होता है, जैसे ये बजट सत्र है तो जैसा अभी बीसी बता रहे थे कि हर जितने विभागवार, जैसे आप कह लीजिए लोक निर्माण विभाग, सूचना विभाग, जितने एग्रीकल्चर विभाग,
उन हर विभाग के लिए अलग अलग मद में हर वर्ष की बात इस बार भी माना जा रहा है कि इन्होंने अपने बजट को रखा है, लेकिन किस विभाग में कितना बजट रखा है ये तो हमारी समझ से आधे घंटे बाद पता चल जाएगा। लेकिन चुनौतियां बहुत हैं। चुनौतियां, सबसे महत्वपूर्ण चुनौती इस समय आपदा की है। देखने को ये जो देखने की जरूरत है कि आपदा इस समय उत्तराखंड में आपदा चारों तरफ से आई हुई है। नदियों ने जिस तरह से इस बार कोहराम मचाया, जिस तरह से सड़कें टूटी हैं, जिस तरह से केदार घाटी में आपदा आई है, तो ये देखने की जरूरत होगी कि आपदा में इन्होंने कितना बजट दिया है, स्वास्थ्य सेवा के लिए कितना बजट दिया है, क्योंकि आपदा में बहुत से बचाव कार्य, राहत कार्य तो इन्होंने कर लिया है, लेकिन महत्वपूर्ण है निर्माण कार्य। तो निर्माण कार्य के लिए बड़ा बजट चाहिए, तो उसमें इनका क्या प्रावधान है, क्योंकि इनको चारधाम यात्रा अभी चल रही है। चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से चलने के लिए धन की आवश्यकता है, और उस धन की आवश्यकता के लिए इस बजट में क्या प्रावधान रखा गया है वह सबसे महत्वपूर्ण होगा। अन्य विभाग में जो मदवार विभागवार मद है वो तो ठीक है, लेकिन जैसा आपसे मैंने कहा, आपदा प्रबंधन विभाग जो कि इस समय उत्तराखंड में सबकी नजरें इस पे है कि केदार घाटी को कैसे किया जाएगा सही। रुद्रप्रयाग जिले में बहुत सी घटनाएं हुई थी, आज भी आपने देखा होगा टिहरी में घटना हुई थी। इन सब को लेकर के आपदा को कितना बजट दिया गया यह महत्वपूर्ण होगा कि आपदा के हिसाब से, क्योंकि पुनर्निर्माण कार्य उसको तेजी लानी होगी। इन्होंने सारे अधिकारियों को वहां लगा रखा है, मंत्रियों को वहां लगा रखा है, लेकिन मैन पावर के साथ साथ धन पावर, जो धन है उसकी आवश्यकता होगी। इसलिए सारे लोगों की नजरें इस समय टिकी हुई हैं कि आपदा प्रबंधन के लिए धामी सरकार ने क्या प्रावधान रखा है। बिल्कुल। राजेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी इस बार के बजट से आम जनता को कितना फायदा होगा, या फिर जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए क्या ये पॉजिटिव होगा और कितना पॉजिटिव होगा, ये एक बार आपसे समझना चाहूंगी मैं। नहीं, जहां तक टैक्स पेयर की बात है, मुझे लगता है इसमें डायरेक्ट कोई भी इफेक्ट टैक्स पेयर्स को नहीं आएगा। जहां तक बात यह है कि अगर उन्होंने कोई प्रावधान करे हैं तो उनको भी ये लगता होगा कि किसी मतलब जो हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट है जो है वो हो सकता है 60,000 करोड़ से बढ़ जाए, और उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसको जो है खर्चा उसका करना पड़ेगा। और इसके अलावा दूसरी है, उस जो भी 5,000 करोड़ का जो एडिशनल जो है बजट एलोकेशंस वो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इनकम उनको लानी पड़ेगी। वो या तो सेंटर उसको देगी, या फिर हो सकता है उनके अपने कुछ ऐसे चीजें हैं जिससे वो जो है इनकम जनरेट करें, या वो बजट को डेफिसिट करें या लोन लें। तो ये चीजें तो देखने का बजट में जो सप्लीमेंट्री बजट आएगा ये तो एक एडिशनल बजट है। पूर्ण बजट तो ऑलरेडी पेश कर चुके हैं पहले, लेकिन जो भी इसकी जरूरत है इस समय तो वो देखने के, वो तो जब बजट का गजट नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें पता लगेगा कि ये जो एक्सपेंडिचर 5,000 करोड़ से ऊपर का है जो एडिशनल मांगा है वो किस मद में मांगा है, पहली चीज। और उसकी जो रिसिप्ट है, उसकी जो रेवेन्यू रिसिप्ट आएगी वो कहाँ से आएगी, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, क्या स्टेट गवर्नमेंट अपने जो कुछ ऐसे संसाधन जुटाएगी, या इसके अलावा वो जो है कोई उधार लेगी, कोई डेट जो है क्रिएट करेगी। तो ये सब चीजें तो उसके बाद ही पता लगेगा जब सदन में पूरी रिपोर्ट रखी जाएगी। बिल्कुल। संजय, देखिए अभी कानून का जिक्र कर रहे थे हम, ऐसे में क्षतिपूर्ति कानून भी सरकार लाने वाली है। हल्द्वानी की घटना के बाद से क्षतिपूर्ति कानून लाया जाएगा कि जिस तरह से अगर कोई कहीं पर उपद्रव करता है या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उन तमाम उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी जी, मैं आपको ये क्षतिपूर्ति कानून के साथ साथ एक चीज और जोड़ूंगा। क्षतिपूर्ति कानून जिस तरह से उत्तराखंड में इन्होंने लाया था और जो उत्तराखंड में उसका परिणाम देखने को मिला था, तो उसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार भी उन्हीं पद चिन्हों पे चलते हुए उसी तरह का क्षतिपूर्ति कानून लाएगी। क्योंकि यहाँ पे आज भी जब आंदोलन होता है तो आंदोलन में जो सरकारी संपत्तियों का नुकसान किया जाता है उसमें कोई डर नहीं है, और उस डर को बनाए रखने के लिए ये कानून की आवश्यकता है। तो एक तो ये विषय हो गया। दूसरा विषय मैं जो आपसे बात करने जा रहा था, जो मेरी बात रुक गई थी, इस बजट में एक महत्वपूर्ण चीज ये भी देखने वाली होगी, क्योंकि इसी वर्ष यहाँ पे निकाय चुनाव होने हैं, और निकाय चुनाव होने हैं तो निकाय चुनाव के मद्देनजर इस बजट माना जा रहा है कि यह बजट का स्वरूप कुछ न कुछ पॉलिटिकल होगा। क्योंकि निकाय चुनाव में जो अगर इनको चुनाव में जाना है तो राजनीतिक रूप से ये दिखाना पड़ेगा कि हम चुनाव में जा रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत सी चीजों को लेके आए हैं। तो उत्तराखंड में इस बार का ये जो बजट है थोड़ा सा हो सकता है पॉलिटिकल हो और वो चुनावी दृष्टि से हो। जी बिल्कुल, पॉलिटिकल हो, चुनावी दृष्टि से हो। तो ऐसे में विपक्ष की कितनी तैयारी नजर आ रही है सदन के अंदर और सदन के बाहर?
देखिए, विपक्ष उग्र है। इस बार हमें लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी 99 सीट लोकसभा में पाई और लोकसभा में पाने के बाद उनके नेता सामने निकल के आए हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, और उत्तराखंड में मुख्य विपक्ष पार्टी के रूप में कांग्रेस ही है। तो कांग्रेस उसी पद चिन्हों पे चलते हुए, जो केंद्र में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का रुख इस बार रहा है, उसी पद चिन्हों पे चलते हुए बहुत उग्र रहने की भी संभावना है और देखने को भी मिल रहा है। लेकिन एक चीज मैं और आपको थोड़ा सा जोड़ूंगा कि उत्तराखंड में इस समय कांग्रेस थोड़ी सी बिखराव की तरफ है। उनके यहाँ आपस में धड़ा बटा हुआ है, अध्यक्ष पे बार बार आरोप लग रहे हैं। तो ये भी माना जा रहा है कि अध्यक्ष अपने आप को प्रूव करने के लिए कि सबको साथ लेके हम चल रहे हैं, हो सकता है वह भी उग्रता के साथ, ये आक्रामकता के साथ इसे अपने प्रदर्शन को करे, जिससे लगे कि जो इनका चुनाव का दौर है, जैसे मैं आपको निकाय चुनाव की बात कर रहा था कि निकाय चुनाव में इनको अच्छा प्रदर्शन करना है, इन्हें यह भी दिखाना होगा, क्योंकि ये अभी 2 विधानसभा चुनाव का उपचुनाव जीत चुके हैं, 1 विधानसभा चुनाव इनके मुहाने पे है। तो ये सारी चीजों को लिए लेकर के माना जा रहा है कि विपक्ष चाहे कुछ करे नहीं करे, लेकिन विरोध के लिए बहुत मजबूती से विरोध करेगा। जी बिल्कुल। राजेंद्र जी, मैं यहाँ आपसे समझना चाहूंगी कि देखिए बजट पेश किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा राज्य सरकार के जो वित्तीय प्रबंधन है उस पर कैग रिपोर्ट भी पेश होनी है। कैग रिपोर्ट क्या है और किस तरह से वित्तीय प्रबंधन के साथ इसे जोड़ा जाए? जहां तक बात यह है कि पहले इससे पहले इस मतलब जब ये वाली जो विधानसभा है उससे पहले मुख्यमंत्री खुद ही जो है बजट पेश करते थे, क्योंकि पूर्णकालीन कोई वित्त मंत्री नहीं थे उत्तराखंड में। लेकिन जो नई विधानसभा बनी उसमें प्रेमचंद अग्रवाल जी नए वित्त मंत्री बनाए गए और उन्होंने काफी काम इसमें कराया। सबसे बड़ी बात जो है, अगर आप ये देखें कि उन्होंने सबसे पहले बजट से पहले की जो उन्होंने मीटिंगें करी हैं अलग अलग स्टेक होल्डर से, जो यहाँ के उद्योगपति हैं, जो यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं, उनके साथ मिलकर मीटिंगें करी हैं। यहाँ के जो कृषि के काश्तकार लोग हैं उनसे बात करी कि आपको क्या जरूरत है। तो ये सारी चीजें उन्होंने करके और फिर उन्होंने जो है एक बजट को फाइनल किया है। अगर आप ये देखें जीडीपी के हिसाब से अगर आप ये देखें कि उत्तराखंड अभी काफी अच्छा कर रहा है। अगर हम और स्टेट की बात करते हैं तो जीडीपी के हिसाब से बहुत बढ़िया कर रहा है, पहली चीज। और दूसरी जो सबसे खास बात यह है कि प्रेमचंद अग्रवाल जी के आने से कुछ ना कुछ, अगर आप ये समझिए, कंस्ट्रक्टिव हुआ है इकोनॉमी में। और लगता है जिस तरह से उन्होंने जीएसटी के ऊपर जो है बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं, उसमें इनको रेवेन्यू जनरेशन बहुत अच्छा हुआ है। इवन जो अभी इकोनॉमिक जो समिट करा था उसमें करीबन जो इनका लक्ष्य 3 लाख करोड़ का, वो उसमें से करीबन 70-80 हजार करोड़ का जो है धरातल पे जो है मतलब उतर आया है। तो इससे लगता है कहीं ना कहीं स्टेट में एक पॉजिटिव जो है एक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और वो आपको उन आंकड़ों में दिखता है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो बात है वो ये बात ये है कि हमारी जो रेवेन्यू है, जिस तरह का बजट हम जो है करीबन 89,000 करोड़ का जो बजट था उसमें 5,000 करोड़ अगर आप जोड़ देंगे तो करीबन 94,000 करोड़ से ऊपर का बजट ये हो जाता है साल 24-25 का। तो अगर 94,000 करोड़ का ऊपर का बजट है तो उसके लिए हमारी कम से कम जो है बजट डेफिसिट हमारा कम से कम होना चाहिए, हमारी रेवेन्यू बढ़नी चाहिए। लेकिन वो कितनी बढ़ती है ये देखने वाली बात होगी जब आंकड़े आएंगे। इस साल के बाद जब नया बजट आएगा उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे या कुछ इस तरह के आंकड़े आएंगे तब हमें पता लगेगा। लेकिन जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं और क्वार्टरली में हम ये देख रहे हैं, जीडीपी की ग्रोथ की हम देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी, मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगी, तो संजय आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर अपनी राय रखने के लिए। अब माननीय अध्यक्ष जी, कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप ही के विधायक कह रहे हैं कि शौचालय की दिक्कत है, या तो मैं उनका जवाब न दूं। आप ही के विद्यालय कह रहे हैं कि आप विधायक कह रहे हैं कि बिजली की दिक्कत है। मेरा कहना है, मैं ये भी तो कह रहा हूँ, जहाँ पर आपने 4-6 शौचालय बना दिए, पूरा फील्ड घेर दिया, वो किस कारण किया गया? मतलब आप चाहते हैं कि हर जगह हादसा हो तब आप 6 शौचालय बनाए। ऐसा देखिए, हमारा कहने का तात्पर्य है बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था हो, जहाँ उनकी आवश्यकता हो वहाँ पर शौचालय दिया जाए। आप माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे माननीय विधायकों ने कहा कि हमारी स्कूलें जीर्ण शीर्ण है,
ये कोई नई बात नहीं है कि इसी साल स्कूल जीर्ण शीर्ण हो गए। स्कूलें हर साल जीर्ण शीर्ण होते हैं, हर साल जो है कोई ना कोई स्कूल टपकती भी है, ये मैं भी स्वीकार कर रहा हूं। मैं इस सदन को ये कहना चाहता हूं कि हमने जितने सी ग्रेड की स्कूलें हमारी जो कि जीर्ण शीर्ण हैं या टपक रही हैं, उनके लिए हर जिले के लिए कार्यदायी संस्था नियुक्ति कर दी है और उनको ये कहा है कि आप आंकड़े बना के भेज दीजिए। हम लोग जो 450 या 500 स्कूल जो जीर्ण शीर्ण हमारी है, उन स्कूलों के लिए पैसा भी दे रहे हैं। और मेरा माननीय विधायक लोगों से भी निवेदन यह है कि मैं खंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारियों को भी कह दूंगा कि वो भी आप लोगों से संपर्क करेंगे और हम जीर्ण शीर्ण स्कूलों को ठीक करेंगे। कुछ इस साल होंगी, कुछ अगले साल, ये भी मैं वादा कर रहा हूँ। अन्य जी, हमारे यहाँ जो बिल्डिंग नहीं बनी राजकमल कॉलेज, कब तक बन जाएंगे? आपका जो स्कूल है, आप पूरी बात नहीं बोलते हो भाई। वहां दिक्कत थी पहले जमीन की, जमीन हो गई है और उसका आंकड़न हमने पीडब्ल्यूडी से मंगवा लिया है और जैसे आंकड़न आएगा टीएससी होकर हम पैसा जारी कर देंगे। अब माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे धामी जी कह रहे हैं कि लेक्चरर कब तक आएंगे, वैसे तो मैंने बता दिया, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं दोबारा। हम लोगों ने 749 लेक्चरर अभी गेस्ट फैकल्टी भेजी है जिले वाइज। 101 भेजे हैं चमोली जिले में, 22 गणित के भेजे हैं, 20 भौतिकी विज्ञान के भेजे हैं, 26 रसायन विज्ञान के भेजे हैं, 11 जीव विज्ञान के भेजे हैं और 22 अंग्रेजी के भेजे हैं। पिथौरागढ़ में 112 भेजे हमने। सर्वाधिक जो है अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में भेजे हैं। एक मिनट में बता रहा हूं। 9 गणित में भेजे हैं, 36 भौतिकी विज्ञान में भेजे हैं, 24 रसायन विज्ञान में भेजे हैं। ₹5,600 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया है। धामी सरकार का अनुपूरक बजट पेश किया गया। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 5,600 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। धामी सरकार का अनुपूरक बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है, आयुष्मान योजना बहुत अच्छी योजना है प्रधानमंत्री जी की। एक गरीब आदमी जब बीमार हो जाता है उसको जरूरत 5,000 रुपए इकट्ठा नहीं कर पाता, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना चलाकर एक गरीब आदमी को बहुत बड़ा, उसके लिए बहुत बड़ा काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातीय भेदभाव के हर समाज के व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास मिलने का भी काम होता है। तो यही होता है एक आम आदमी का। एक आदमी सरकार से यही चाहता है कि उसकी पहुंच सरकार तक हो, उसकी सुनवाई हो। सबसे जरूरत जो सरकार में होती है वो किसान को, मजदूर को, युवाओं को, नौजवानों को, दलितों को, पिछड़ों को, और उन सब विषयों पर सरकार में काम हो रहा है। एनडीए की सरकार में काम हो रहा है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारी पूरी टीम पर विश्वास व्यक्त किया, मुझे यहाँ से प्रभारी घोषित किया चुनाव के विषय में, और मेरे साथ भाई सोमेंद्र जी हैं, केपी मलिक जी हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दोनों दलों के संगठन के साथ मिलकर और तमाम जितने भी लोग हमारी पार्टी हैं, दोनों पार्टी के जिम्मेदार लोगों के साथ में मिलकर उनके सुझाव लेकर इस चुनाव को मजबूती से हम लोग लड़ने का काम करेंगे। और इस सीट को ही नहीं, जितनी 10 की 10 सीटें हैं वो एनडीए की झोली में डालने का हम लोग काम करेंगे। उसके लिए हम लोग पूरे प्रयासरत हैं। लगातार क्षेत्र में हम लोग बने हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी आपका आशीर्वाद और सहयोग चाहिए। हम हर तरह से आपका जो भी दिशा निर्देश आगे मिलता रहेगा उसको हम फॉलो करते रहेंगे। मैं तो आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ, हाथ उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को बता दीजिए जब चुनाव होगा ये सिर्फ एनडीए की खाते में जाएगी। हाथ उठाकर बता दीजिए सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने लोग यहाँ पर जीते हुए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। करते हुए हमारे बीच में सभी को अन्वित कर रहे थे माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय श्री अनिल कुमार जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। रोजगार मेला, जी हाँ, ये रोजगार मेला जो कि हमारे विभिन्न अभ्यर्थियों को उनकी प्रतिभा के अनुरूप वो मंच प्रदान करता है जिसके वो काबिल हैं। तो आज हमारे
विशेषताओं और जानकारियों से परिपूर्ण एक छोटी सी लघु फिल्म। तो आइए देखते हैं ये लघु फिल्म जो कि आधारित है रोजगार मेले पर। जनपद अम्बेडकर नगर में आयोजित रोजगार मेले में मीटर भी कम है। हम जब हाई स्कूल खोलते हैं तो हाई स्कूल के लिए मानक ये हैं कि 10 किलोमीटर की परिधि में कोई हाई स्कूल ना हो, 8000 की आबादी हो और वहां पे कक्षा 8वीं में पास होने वाले 85 बच्चे हो ताकि वो 9th में आ सके। वहां हम हाई स्कूल खोलते हैं। इंटरमीडिएट के लिए 8000 की आबादी होनी चाहिए, 6 से 10वीं में 150 बच्चे होने चाहिए और वहां पे हाई स्कूल में जो है 50 से ज्यादा बच्चे होने चाहिए ताकि वो क्या 11वीं में आ सके। तो और 10 किलोमीटर की सीमा में कोई इंटर कॉलेज नहीं होने चाहिए। अगर कहीं अगर कहीं लगता है कि सागर है, जैसे आपकी दिक्कत है कि वहां की 4 किलोमीटर का सागरी है, उसके लिए जो है स्पेशल छूट रहती है कि उनको अलग से छूट दी जा सकती है। वो हम कैबिनेट में भी छूट ले सकते हैं, मुख्यमंत्री से विचलन भी ले सकते हैं। ठीक है, ये भी हम करते हैं। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपने बता दिया कि कितने बच्चों पर हम इंटर कॉलेज दे सकते हैं, लेकिन क्या उत्तराखंड प्रदेश की विद्यालय में अध्यापक कितने होंगे? नेतन की नीति बन चुकी है या फिलहाल क्या स्थिति है नेतन की, जरा ये बता दीजिए, स्पष्ट नीति। अध्यक्ष जी, टीचर के भी मानक क्लियर है। शिक्षक क्या है कि मिनिमम हमको 25 बच्चों पे 2 टीचर जरूर देने हैं, वो हम दे ही रहे हैं। हम तो 9 से भी कम बच्चों पे 1-1 टीचर दे रहे हैं, कहीं 2-2 भी दे रहे हैं। दूसरा, अगर वहां साइंस खुला है, वहां अगर भौतिकी विज्ञान है, रसायन विज्ञान है और अगर वहां 5 बच्चे भी जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हम उनको लेक्चरर जरूर देंगे। ऐसा नहीं कि हम लेक्चरर नहीं देंगे। इसलिए जो टीचरों की हमने संख्या बताई वो विषय के अनुसार रखी गई है। और मैं इस सदन को कहना चाहता हूं कि पहली बार हम क्लस्टर योजना लेके आए हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इसमें हमारे विपक्ष के विधायकों ने भी, कई लोगों ने मुझे फोन किया कि मंत्री जी अच्छा प्रयास है और इसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए। क्लस्टर योजना में यह है माननीय अध्यक्ष जी कि अगर कोई भी स्कूल क्लस्टर योजना में आना चाहता है तो हम उस स्कूल को 5 टीचर देंगे। उस स्कूल में 50 लाख रुपए से लेके और 1 करोड़ रुपए तक की बिल्डिंग देंगे प्राइमरी में या जूनियर में। और साथ में अगर 1 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर का बच्चे अगर वहां आना चाहते हैं तो हम 22 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से बच्चे को एक तरफ का किराया देंगे, 22 रुपए आने का और 22 रुपए जाने का। उसको स्काउट भी कराएंगे, वहां की भोजन माता उसको लेके आ जाएगी ताकि जो है हमारे स्कूलों में 15-15, 20-20 बच्चे हो जाए क्लस्टर योजना। ये भी हमारी योजना है। कहीं अगर कोई जूनियर हाई स्कूल को जो है क्लस्टर में लाना चाहता है तो उसके लिए भी योजना है। कोई इंटरमीडिएट में लाना चाहता है उसके लिए भी योजना है। और पहली बार अध्यक्ष जी हमने अपने पूरे देश में माध्यमिक शिक्षा ने 3 बड़े नए काम किए इस बार कि अगर कोई बच्चा 70% नंबर लाता है 6वीं में तो उसको 600 रुपए पर महीना दिया जाएगा, साल भर में 7200 रुपए दी जाएगी। अगर कोई बच्चा 7वीं में लाता है तो 700 रुपए पर महीने दी जाएंगे, 8वीं में लाता है तो 800 रुपए पर महीने दी जाएंगे, 9th में लाता है तो 900 रुपए पर महीने दी जाएंगे, 10वीं में लाता है तो 1000 रुपए दिए जाएंगे, 11वीं में लाता है तो 1100 रुपए दिए जाएंगे और 12वीं में लाता है तो 1200 रुपए। छात्र आधारित शिक्षा हम कर रहे हैं ताकि बच्चों को जो है, जो पलायन की बात कर रहे हैं आप, हम चाहते हैं कि हमारे जो है पर्वतीय क्षेत्रों के बच्चे वहीं पढ़े और अच्छे नंबर लाए। माननीय मंत्री जी, व्यवस्था बनाई है। आपने जो कहा 1200 रुपए 12वीं के छात्र को, तो बोर्ड एग्जाम के बाद भी 1 साल तक मिलेंगे क्या उसे? जी जी। अगर वो डिग्री कॉलेज में जाएगा तो डिग्री कॉलेज में भी छात्रवृत्ति की योजना रखी हमने। दूसरा अध्यक्ष जी, हमने अपने प्रत्येक विकास खंड की जो भी टॉपर बच्चा है, अभी इस साल तो हम 2-2 बच्चों को ले जा रहे हैं,
अगले साल हम 10-10 बच्चों को ले जाएंगे। उनको पूरा भारत में शैक्षिक भ्रमण के लिए हमने एक योजना बनाई है कि बच्चों को IIT दिखाया जाएगा, NIT दिखाया जाएगा, देश के अच्छे संस्थान दिखाए जाएंगे। ये भी जो है निःशुल्क व्यवस्था आने जाने की। अब देखो आपने जो है 16 मिनट बोला, मुझे बोलने नहीं दे रहा आप, ये भी गलत बात है। मंत्री जी, मेरी चिंता इस बात की है कि आपने कहा पिथौरागढ़ जिले को 136 दिए गेस्ट टीचर। भाई मेरी विधानसभा से केवल एक लौटा धारचूला से आपने 200 टीचर उतार दिए नीचे और पूरे जिले को 136 दे रहे हैं, तो उस विधानसभा का क्या होगा? मेरी चिंता इस पे है। आप साइकिल मत दीजिए, आप ये मत दीजिए। आप इसलिए कह रहे हैं, आपको पता कि जब आप टीचर नहीं दोगे तो 70% कहां से लाएगा? नहीं, बैकलॉग छोड़िए ना, बैकलॉग भी नहीं। भाई मेरा ये मानना है 200 टीचर मेरे यहाँ से उतार दिए। एक बार आप मुझे आंकड़े दे दीजिए ना, आपने मेरी विधानसभा से कितने टीचर ट्रांसफर? अभी आपको आंकड़े दे दूंगा। मैं आपका धन्यवाद नहीं कर दूंगा, मैं नहीं उठाऊंगा मामला। आंकड़े दे 200 टीचर मेरी विधानसभा से उतार दिए और पूरे जिले को 136 दे रहे, उसमें भी धन्यवाद। अरे भाई किस बात का धन्यवाद? आपकी और हमारी नैतिकता जिम्मेदारी है, ठीक है, उन बच्चों के लिए, उस जनता के लिए टीचर की व्यवस्था करना। आराम से, हमारी नैतिकता भाषण देने की नहीं है। मेरी पीड़ा उन बच्चों के भविष्य पे। हम धन्यवाद भी देंगे, हम कंजूसी नहीं करेंगे। हमने बजट में कटौती का प्रस्ताव भी कैंसिल किया था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 200 टीचर ट्रांसफर कर दिए, 136 दे रहे, उसमें आप कह रहे धन्यवाद दो। माननीय, अगर आप 200 की जगह अगर मेरे को 100 टीचर भी धारचूला के लिए स्पेशल दे देंगे, मैं धन्यवाद यात्रा निकाल दूंगा। मुझे पार्टी पॉलिटिक्स का मतलब नहीं है, मुझे चिंता है अपने क्षेत्र की, अपने बच्चों के भविष्य की। बोलिए बोलिए मंत्री जी, बोलिए। हो गया अध्यक्ष जी? मैं माननीय विधायक जी को ये कहना चाहता हूँ कि LT के जैसे टीचर आएंगे, हम 100 टीचर पिथौरागढ़ जिले को दे देंगे। माननीय मंत्री, तो भाई जिले में विधानसभा भी तो आती है और सर्वाधिक वही देने हमने, या आपकी विधानसभा बोल दो अलग से। आवश्यकता के अनुसार अगर आपको 100 की जरूरत होगी 100 भी दी जाएगी, बस। तो आप बोलो उन्होंने माननीय, नहीं आप देने भाई। माननीय ऐसा है माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, एक मिनट मैं एक मिनट उत्तर दे दूं। जो हमारे LT के टीचर आ रहे हैं, इनको हमने सबको दुर्गम भेजना है और मैक्सिमम पद का है दुर्गम में खाली। तो निश्चित रूप से पिथौरागढ़, चमोली और हमारे उत्तरकाशी, जो हमारे बागेश्वर, यही जाएंगे टीचर। कहीं 100 जाएंगे, कहीं 150 जाएंगे, कहीं 200 जाएंगे, जाना वही है। और मैं कह रहा हूं कि जो पीड़ा हमारे विधायक जी की है, हमारे विधायक जी, एक मिनट निवेदन मेरा है, टिहरी जनपद में सबसे ज्यादा अध्यापक प्रतापनगर और घनसाली से अनिवार्य स्थानांतरण में हस्तांतरित हुए, ठीक है, उनकी पूर्ति कैसे होगी? तो आपने टिहरी नहीं सुना क्या? टिहरी तो आपका ध्यान कहीं और था। तो कुल मिला के हमको टीचर देने ही, हमने मैक्सिमम टीचर जो है वो 18 ब्लॉकों को देने, उसमें से घनसाली भी है, उसमें से